वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 PYQ MCQ और ये ऐसे प्रश्न होने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार आने के चांस होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आगे भी आपको मिलते रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4। परिसीमन आयोग का गठन जो है वो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और अब तक देखें तो 4 बार परिसीमन आयोग गठित किया गया है। सबसे पहला जो परिसीमन आयोग गठित किया गया था वो था 1952 में, उसके बाद 1963 में, उसके बाद 1973 में, उसके बाद 2002 में हुआ था, है ना। उसके जो परिसीमन होगा वो 2026 में होगा, तो याद रखिएगा। तो इससे आपको ये आइडिया लग रहा है कि परिसीमन आयोग से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम PYQ को देखते हैं कि किस टाइप के जो प्रश्न है किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अगला प्रश्न। देखो, क्वेश्चन है हमारा, 71वां संशोधन अधिनियम के द्वारा किन भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। पहला है भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी। तीसरा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। या फिर चौथा स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। चारों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 युग्म सही सुमेलित हैं। कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जगजीवन राम। भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जगजीवन राम। और बात की जाए सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी के हैं नरेंद्र देव और स्वतंत्र पार्टी के हैं सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, ये इंटरचेंज है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। बताइए कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी 9 का ए। क्या होगा? भाग 9 का ए नगर पालिकाओं से संबंधित है और भाग जो 9 है वो किससे संबंधित है? वो है नगर पंचायत से। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? भाग 18। भाग 18 जो है वो आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। बात की जाए अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक क्या है? आपातकाल के बारे में है। क्या है? आपातकाल के बारे में। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर है राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, संविधान संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए जोड़कर, ऑप्शन बी परिवर्तित कर, ऑप्शन सी निरस्त कर। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, बताइए। तो ये तीनों सही हैं। क्या होगा? तीनों आंसर आएगा। जोड़कर भी किया जा सकता है, परिवर्तित करके किया जा सकता है और निरस्त कर भी संशोधन किया जा सकता है। अब देखो अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी HN कुंजरू। बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 97वां संविधान संशोधन, 97वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन
ये इसका राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों क्या हैं जोड़े गए हैं, जैसे कि प्रस्तावना में चेंज हुआ, मौलिक कर्तव्य में केंद्र सरकार की शक्तियों को मजबूत किया गया इसके माध्यम से, इसीलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है और इसी से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जहाँ जहाँ जो जो चेंजेस हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बताइए राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 238, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 252 या फिर ऑप्शन डी 260। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? 250। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 250 और ये जो है 238 जो होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और जो 12 होगा उसको कौन मनोनीत करेंगे? उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए है 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। हमने इससे पहले भी 42वां संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रश्न है वो देखे हैं, किसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो देखो 42वां संविधान संशोधन से ही क्या हुआ, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए हमको क्या देखना चाहिए? PYQ प्रश्नों को देखना चाहिए कि किस टाइप के जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं? बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं? संसद को संबोधित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष संसद के जो प्रथम सत्र होता है संसद का, आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें प्रथम सत्र में क्या करते हैं? संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करने का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 87 के तहत करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये जो प्रश्न है वो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से देख लीजिए कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी भारत के नागरिक। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का संरक्षक है, अर्थात ये क्या करते हैं? जुडिशियल रिव्यू की इनके पास क्या है? पावर है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत का प्रथम लोकपाल कौन बने? बताइए भारत का जो पहला लोकपाल बने वो कौन बने? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति पी सदाशिवम, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति JS वर्मा या फिर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति HL दत्तू। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। लोकपाल अधिनियम आया 2013, उसके अंतर्गत 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति P चंद्र घोष जो है वो नियुक्त हुए थे, याद रखना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है? आपको बताना है कि कैग का कार्यकाल कितना होता है। तो देखो कैग से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और कैग की बात की जाए तो कैग जो है वो अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले तक होता है। तो याद रखना कौन से अनुच्छेद के तहत? 148 के तहत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? बताना है कि विशेष राज्य का दर्जा जो मिला था जम्मू कश्मीर को, अर्थात अनुच्छेद 370 को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
विधानसभा को भंग करने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? बताइए, विधानसभा को अगर भंग करना है तो उसकी सिफारिश कौन करेंगे, किसके द्वारा सिफारिश की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधान परिषद या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल, क्योंकि विधानसभा है ना, तो विधानसभा को कौन भंग करेगा? राज्यपाल भंग कर सकता है, मतलब सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकते हैं। कोई अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। किसकी सलाह पर करेंगे? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर वो भंग कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में धन विधेयक मनी बिल किसके अनुमोदन के बिना पारित नहीं हो सकता? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसकी अनुशंसा से? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा, और केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? अनुच्छेद 21 का ए। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। क्या करता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। किसके माध्यम से ये जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार या फिर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संविधान में तो है लेकिन वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। अब याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया मतलब वो संविधान में नहीं है। ऐसी बात नहीं है, संविधान में है लेकिन केवल मौलिक अधिकार की जो कैटेगरी में था वो उसको हटा दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग की शक्तियाँ, ऑप्शन बी न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन सी संविधान संशोधन की प्रक्रिया या फिर ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? तो बताइए समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? अनुच्छेद 14 से 18 हमको समता या समानता का अधिकार देखने को मिलता है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की रिपोर्ट किसके पास प्रस्तुत की जाती है? तो जो कैग की रिपोर्ट होती है वो किसके पास प्रस्तुत की जाएगी? वो की जाएगी राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत की जाती है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति से संसद में रख पाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो बताइए मौलिक कर्तव्य को कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से जोड़ा गया? तो ये मैं बता चुकी हूँ, ऐसा क्वेश्चन और पूछा गया था। ये है 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत देखें तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और बाद में 101 और
हुआ संशोधन 86वां संशोधन, जिसके माध्यम से शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो जोड़ा गया। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है या उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर होगा जो समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है वो अनुच्छेद 44 में की जाती है। तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में है। याद रखिएगा, डीपीएसपी में देखने को मिलता है हमको। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। और अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? बताना है कि अनुच्छेद 324 जो है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है चुनाव आयोग से। किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। और 324 में हम देखें तो चुनाव आयोग के गठन, उसकी संरचना, उसकी शक्तियों का उल्लेख देखने को मिलता है। जो चुनाव आयोग है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। तो आप और भी बाकी जो क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो कई जो प्रश्न है वो चुनाव आयोग से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना, हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आप करते हो उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया करो, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। लोकसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? बताइए, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं जिसे सभापति भी कहा जाता है, उसका चुनाव कौन करता है? उसका चुनाव करेगा लोकसभा के सदस्य, क्योंकि वो लोकसभा का सभापति है। तो राज्यसभा के सदस्य तो नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? लोकसभा के सदस्य ही क्या करेंगे? स्पीकर का चुनाव करते हैं। और इनका काम क्या है? इनका जो पद है वो संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना होता है। तो याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में मंत्रियों की संख्या की सीमा तय है? बताना कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से संसद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी ये तय किया गया, उसकी सीमा तय की गई है। तो उसका आंसर होगा, क्या होगा? अनुच्छेद 75। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 का, जिसके माध्यम से मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्य क्या होगी? मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा के जो कुल सदस्य होंगे ना, उस सदस्यों का 15%, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद है 155। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद भी याद रखना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत को किस देश के संविधान से मिली है? आपको बताना है कि जो जुडिशल रिव्यू की जो पावर है वो भारत को किस देश से मिली है? तो वो मिली है, कहाँ से मिली है? अमेरिका से मिली है। कहाँ से मिली है हमको? अमेरिका से। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये शक्ति प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। भारत में कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा है? बताइए, भारत में जो रूल ऑफ लॉ चलता है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है अनुच्छेद 14। क्या होगा? अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जो रूल ऑफ लॉ की मूल अवधारणा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष।
कितने वर्ष के अंतराल में? 5 वर्ष के अंतराल में गठित किया जाता है। अगर बात की जाए वित्त आयोग संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो दिया गया है 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, याद रखना। अब चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। बिल्स ऑफ राइट अमेरिका से लिए गए हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकार प्राप्त है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है। बताइए, तो वो है क्या है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में पंचायत राज प्रणाली की जो सिफारिश है वो किस समिति ने की थी? बताइए, भारत में पंचायत राज या पंचायती राज प्रणाली की जो सिफारिश है वो कौन सी समिति है जिसने ये सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में क्या हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली, कौन कौन से तीन स्तर थे? एक तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसकी सिफारिश की थी। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं? बताइए, संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा क्या होगा? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जिसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है ये? राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, राष्ट्रपति शासन 356 है और वित्तीय आपातकाल 360 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताइए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अर्थात 368 अनुच्छेद 368 जो कहाँ से उठाए हैं? वो उठाए हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान संशोधन की लचीली और कठोर दोनों प्रकृति भारत ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? बताओ कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल देखने को मिलते हैं? तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के आपातकाल देखने को मिलते हैं। पहला तो है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, फिर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है जिसको, अनुच्छेद 356, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। तो याद रखिएगा 3 तरह के आपातकाल हैं। अब चलो अगले प्रश्न की ओर। भारत का महालेखा परीक्षक कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए, जो कैग होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? संसद के प्रति। किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। और वो सरकार के सभी लेखों की जांच करता है और रिपोर्ट संसद को सौंपता है, याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? अब बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में हमको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 3 में हमको क्या देखने को मिलते हैं? मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। न्यायिक पुनर्विचार या पुनर्विचार की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ निहित है? तो बताना है कि जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है किसमें? मौलिक अधिकारों में। किस में देखने को मिलती है? मौलिक अधिकारों में। न्यायिक पुनर्विचार का जो प्रयोग है वो मुख्यतः मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु किया जाता है, ताकि संसद और कार्यपालिका
संविधान की सीमा का उल्लंघन ना करे। तो ये किस में देखने को मिलते हैं? मौलिक अधिकारों में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय क्या है? अब बताइए, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हम करते हैं उसका आशय क्या है? तो ऑप्शन ए है न्यायपालिका का कार्यपालिका से स्वतंत्र होना। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? न्यायपालिका का विधायिका से स्वतंत्र होना। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन सी न्यायपालिका का अपने निर्णयों में स्वतंत्र होना। ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन इसके क्या है? सही है। तो क्या होगा राइट आंसर? उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अर्थात ये क्या करें? निष्पक्ष निर्णय ले। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मूल अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल के दौरान किया जा सकता है? तो मूल अधिकारों का निलंबन कौन से आपातकाल के दौरान होगा? तो वो होगा केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किसके दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होगा तो मौलिक अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो क्या होंगे? निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 359, कौन सा? अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार क्या होंगे? निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होंगे? तो ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होते। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आगे और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो PYQs है वो मैं लाते रहूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।